हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। काफ़ी समय से हमारा वीडियो रिलीज़ नहीं हो पा रहा था, मैं काफ़ी व्यस्त था, इसके कारण मैं अपनी चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब उम्मीद है कि अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उसी प्रक्रिया को शुरुआत करते हुए वापस से एक नई शुरुआत करते हुए मैं आज हाजिर हूँ ये नया वीडियो लेक्चर लेकर के आप लोगों के सामने, जो संबंधित है फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 3 से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने अपने चैनल पर फ्रेंच एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू किया था। एनसीईआरटी सीरीज़ के तहत हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत किए थे, क्लास 9th के एनसीईआरटी को शुरू किए थे और वो बीच में ही रुक गया था, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ कंटिन्यू करेगी आगे और मैं आप लोगों के सामने एनसीईआरटी के जितने भी किताब हैं क्लास 12 तक, वो उसका पूरा सीरीज़ लेकर के आऊँगा और ताकि आप लोगों को एनसीईआरटी का वीडियो लेक्चर बड़े ही अच्छे तरीके से, एक डिटेल तरीके से मैं आपको मिले, जिसका फ़ायदा बहुत लोग उठा सकते हैं, बहुत स्टूडेंट उठा सकते हैं। ख़ास करके जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9th 10th में हैं, वो उनको तो फ़ायदा उनको मिलेगा ही, सीबीएसई बोर्ड वाले को। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, जो यूपीएससी और बीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या किसी दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो एनसीईआरटी तो हमेशा से ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। जहाँ से जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट्स कलेक्ट करने का और कॉन्सेप्ट को समझने का, कहानी को समझने का, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी हो या कोई भी जीएस बेस्ड सब्जेक्ट हो, उसके लिए एनसीईआरटी का महत्व कितना है ये हम सभी जान रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज पार्ट 3 फ्रेंच रेवोल्यूशन का। पिछले लेक्चर में जहां हमने समाप्त किया था चीज़ों को, वो था पार्ट 2 और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बनता है, तो इसकी कहानी हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके तहत हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके तहत पढ़ा था कि फ्रांस अपने आप को, वहाँ का जो नेशनल असेंबली होता है, ठीक है, नेशनल असेंबली, ये एक संविधान का निर्माण करती है और उस संविधान को 1791 में एक्सेप्ट किया जाता है, बनाया जाता है। और मेन ऑब्जेक्टिव जो इसका होता है, ये लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क, ठीक है, लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क, है ना। मेन मकसद इसका यही होता है, अपने आप को संविधान देने का। और पावर जो था पहले एक हाथ में सीमित होता था, पावर वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, ठीक है। बट अब संविधान के निर्माण के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, अब ये चीज़ जो हो गया वो डिफरेंट ऑर्गन्स में सेपरेट हो गया। पावर जो था वो डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में सेपरेट हो गया। जैसे कि लेजिस्लेचर बन चुका था कानून बनाने के लिए, एग्जीक्यूटिव बन चुका था और फिर जुडिशरी सिस्टम था। तो ये 3 अलग अलग ऑर्गन बन गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। उसके बाद फिर दूसरी खास बात जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1791 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थी, वो ये थी कि इसने लॉज बनाने का जो पावर था वो नेशनल असेंबली को दिया था, जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता था, है ना। और उसमें जो सिटीजन्स होते थे वो वोट करते थे, हैड द राइट टू वोट। बट हाँ, एक बात थी कि वोट टू राइट किसके पास था, तो मेन अबव, है ना, मेन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, मेन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज को ये वोटिंग राइट मिला था, सभी को ये नहीं मिला था। इसके अलावा किन्हीं को अगर प्राप्त था वोटिंग राइट, जो इसमें इंक्लूडेड थे, तो दोज हु पेड टैक्सेस, है ना, दोज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू 3 days ऑफ ए लेबर, ठीक है, लेबर वेज, 3 days ऑफ ए लेबर वेज के बराबर जो टैक्स पे करते थे, उन्हीं को एक्टिव सिटीजन्स के कैटेगरी में रखा गया था और 25 ईयर्स के अबव थे, एंड दे वेर कंसिडर्ड टू बी वोटिंग, ठीक है, टू बी हैविंग द वोटिंग राइट्स, ओके। और जो रिमेनिंग मैन एंड वोमेन थे उनको एज अ पैसिव सिटीजन माना गया था। यही बात ही थी, मेन मुख्य बात यही थी जब हम लोगों ने 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। और कुछ अधिकारों की बात हुई थी उसमें, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इस तरह के राइट्स इस्टेब्लिश किए गए थे। और इनको नेचुरल राइट्स बताया गया था, नेचुरल राइट्स की घोषणा की गई थी कि ये नैसर्गिक अधिकार होंगे, नेचुरल राइट्स होंगे। एंड नेचुरल राइट्स क्या होता है, तो दे बिलोंग टू ईच एंड ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, ठीक है। नेचुरल राइट्स
नेचुरल राइट्स जो होते हैं, जिसको हम हिंदी में नैसर्गिक अधिकार बोलते हैं, वो बाय बर्थ मिलता है। तो कुछ अधिकार जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इन सबको नेचुरल राइट घोषित कर दिया गया था, है ना। एंड इट वाज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, और किसी भी राज्य का ये दायित्व बना दिया गया था, स्टेट का ये जो भी अथॉरिटी थी, उस अथॉरिटी का ये अधिकार क्या, ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो यही सारी बातें थी जो हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 2 में पढ़ा था। आज उसी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और देखते हैं कि इसके बाद का भाग कौन सा है। तो उसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है कि फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, ठीक है। वो मोनार्की सिस्टम को पूरी तरह से एबॉलिश कर देता है और एक कंप्लीट रिपब्लिक नेशन में तब्दील हो जाता है। अब ये कहानी इस पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लुई 16 के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा कर रखी है। चूँकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन कर रखा था, लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया था और वो मजबूरन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उसको अपना हामी भरना पड़ता है और वो साइन कर देता है। लेकिन वो खुश नहीं था इस बात से, वो सेटिस्फाइड नहीं था, मजबूरी बस उसको ऐसा करना पड़ा था। और वो चाहता था कि अपने लोगों के साथ वो लोगों को ऐसा न करने दिया जाए, असेंबली ऐसा कर ले, वो नहीं चाहता था। तो इसलिए वो क्या किया कि अपने पड़ोसी देशों के साथ, खास करके प्रूशिया और बाकी देशों के साथ उसने एक सीक्रेट नेगोशिएशन साइन किया ताकि युद्ध कर सके, इन लोगों को रोका जा सके। एंड दे मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस सिंस 1789, ठीक है। तो इस समय से जो भी इवेंट्स वहाँ पे हो रहे थे, इन इवेंट्स को रोकने के लिए लुई 16 ने अपने पड़ोसी देशों के साथ समझौता किया और यहाँ के इवेंट्स जो रिबेलियन वगैरह हो रहा था उसको बंद करने के लिए कुछ प्लान बनाया। लेकिन ऐसा हो पाता इसके पहले ही नेशनल असेंबली ने प्रूशिया के अगेंस्ट और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर का घोषणा कर दिया। और इस वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए नेशनल असेंबली की तरफ से वहाँ के जो वॉलंटियर्स थे, ठीक है, और उस प्रोविंस के, उस क्षेत्र के जो भी वॉलंटियर्स थे, उन्होंने ज्वाइन कर दिया, आर्मी ज्वाइन किया और प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर छेड़ दिया, नेशनल असेंबली का साथ दिया। और एक तरह से इस वॉर को देखा जाता है कि ये लोगों की वॉर थी, ठीक है। इट वॉज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एट्रोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप, ठीक है। ये लोगों ने इस युद्ध को छेड़ा था, तो इसको वॉर ऑफ पीपल बोला जाता है, जिन्होंने अपने राजाओं के खिलाफ ये जंग छेड़ा था। और जो भी अराजकता फैली थी पूरे यूरोप में, उसके खिलाफ एक जंग थी, ठीक है। और उस युद्ध में ऑब्वियसली बात, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो उसमें मोटिवेशन लेने के लिए हम लोग कई तरह के कविताओं का पाठ करते हैं, कुछ राष्ट्रगान होता है। तो उसी के दौरान उस मोटिवेशन के तौर पर अगर देखा जाए तो मार्सिलीज, ठीक है, दैट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग अमॉन्ग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, है ना। और इट वॉज कंपोज्ड बाय पोएट रॉजर डी लेस्ले। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आराम से। तो ये है, ठीक है, मार्सिली जो था वो एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था और ये सबसे पॉपुलर सॉन्ग बन गया पैट्रियोटिक सॉन्ग्स में, एंड दैट वाज कंपोज्ड बाय पोएट रॉजर डी लेस्ले। और इसको पहली बार गाया गया था उन वॉलंटियर्स के द्वारा जो वॉलंटियर्स मार्सिले से, ठीक है, पेरिस में मार्च किए थे, और इसलिए इसका नाम मार्सिले पड़ा था। और अब ये मार्सिलिस क्या है, तो ये नेशनल एंथम है, कहाँ का, फ्रांस का। तो दिस इज़ अ स्टोरी, मतलब अपने इस वॉर में अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए लोगों ने एक गाने को चुना, उसको सबसे पॉपुलर गाना बना दिया और उसको एज अ पैट्रियोटिक सॉन्ग अपने मोटिवेशन को इंक्रीज़ करने के लिए वो गाते थे। जैसे हमारे देश में भी, जैसे में हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम चल रही थी तो ऐसे बहुत सारे नारे लगते थे, बहुत सारे गाने थे, जैसे वंदे मातरम, है ना। तो उसको हम लोगों ने, उससे मोटिवेट होते थे। देशभक्ति गीत बहुत सारे थे, बहुत सारे लोग पेपर में आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे, पोएम लिखते थे, अखबार छपते थे, क्या करने के लिए, तो जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए। सेम चीज़ यहाँ पर मार्सिले के रूप में एक गाना था, एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था और इसको पोएट रॉजर डे लेस्ले द्वारा कंपोज किया गया था और सबसे पहले गाया गया था वॉलंटियर्स जो मार्सिले से पेरिस में मार्च किए थे उनके द्वारा। और अब ये मार्सिले क्या है, तो फ्रांस का एक नेशनल एंथम बन चुका है। ओके,
तो यहाँ तक की कहानी है इसमें। उसके बाद आगे बढ़ने पर हमको पता चलेगा कि जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स जो हुआ, ये जो क्रांतिकारी युद्ध हुआ है ना, उसमें उससे हुआ क्या। तो ऑब्वियस ही बात है, लॉस हुआ लोगों को, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज सहना पड़ा लोगों को, है ना। एंड दे थॉट दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड। जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था, गांधी जी ने या फिर बाकी लोगों ने जब नेतृत्व किया था आंदोलन का, तो बहुत सारी चीज़ों का बहिष्कार करना पड़ा था, लोगों को अपने जॉब छोड़ने पड़े थे, उससे काफ़ी आर्थिक समस्याएं भी क्रिएट हुई थी। हम लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना शुरू किया था और जो विदेशी सामान थे उसका बहिष्कार किया था। इसे नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन फिर भी लोगों ने निश्चय किया कि नहीं, अगर जीत हासिल करनी है तो हमको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, है ना, अन्यथा ये नहीं हो पाता चीज़। उसी प्रकार से फ्रांस में भी लोगों ने यही काम किया, रेवोल्यूशन को कैरी फॉरवर्ड किया, क्रांति को आगे बढ़ाया और इन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हुए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 जो था वो पॉलिटिकल राइट्स सिर्फ रिचेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दिया था। तो अगर हम नहीं लड़ते तो शायद वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते जिसको हासिल करने के लिए हमने ये लड़ाई लड़ी थी। हमको चाहिए था एक अच्छा डेमोक्रेटिक नेशन इन अ ट्रू सेंस, तो इसके लिए संग्राम को आगे बढ़ाना आवश्यक था। उसके बाद फिर इसको चीज़ों को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कुछ लोग थे जिन्होंने क्लब्स का निर्माण किया था, पॉलिटिकल क्लब्स बने थे बहुत सारे। तो क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। बहुत सारे क्लब्स का निर्माण हुआ था, लोगों ने बनाया था कि अपने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए और आगे का फर्दर प्लानिंग करने के लिए ऐसा क्लब्स का निर्माण हुए थे। तो उन क्लब्स में जो सबसे पॉपुलर क्लब्स बन के निकल के सामने आता है वो था जैकोबिन क्लब्स, ठीक है। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ जैकोबिन्स। और ये जैकोबिन्स कौन थे, कहाँ से इसका नाम नाम पड़ा इनका, तो फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब, ठीक है, इन पेरिस। जो पहले कॉन्वेंट हुआ करता था सेंट जैकब, वहीं से ये जैकोबिन्स क्लब बना था। और सिर्फ पुरुष के क्लब ही नहीं थे बल्कि महिलाओं के क्लब्स भी बहुत सारे थे। तो ये पूरी कहानी समझ में आती है कि संग्राम जो रेवोल्यूशन था उन लोगों का वो कैसे कंटिन्यू करता है। आर्थिक परेशानियों के बाद या फिर अदर प्रॉब्लम्स के बाद भी लोगों ने अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करना का सोचा, क्योंकि उनको कंप्लीट डेमोक्रेसी चाहिए थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था। और कुछ क्लब्स ने इसका हेल्प किया, उसमें सबसे पॉपुलर क्लब था जैकोबिन क्लब, जिसको सेंट जैकब से ये निकल के सामने आता है ये नाम, है ना। उसके बाद द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब्स बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये जो जैकोबिन क्लब के मेंबर हुआ करते थे वो समाज के थोड़े से कम समृद्ध लोगों के सेक्शन से आते थे। दे इंक्लूडेड ए स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिजन्स सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स, ठीक है। तो लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लोग बिलोंग करते थे जो जैकोबिन क्लब के मेंबर होते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए नोट करने के लिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्लियर। और इनका जो लीडर हुआ करता था, जैकोबिन क्लब का जो लीडर था इन लोगों का, उनका नाम था मैक्समिलियन रॉबस्पियर। मैक्समिलियन रॉबस्पियर, दिस नेम यू मस्ट रिमेंबर दिस नेम। एंड दे डिसाइडेड टू वेयर लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज worn by डॉक वर्कर्स, ठीक है। और उन्होंने ये निश्चय किया वो लोग एक लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनेंगे जो डॉक वर्कर्स के द्वारा जिस तरह से पहने जाते थे उसकी तरह से। इसके पीछे एक रीज़न ये था कि वो अपने आप को सेपरेट करना चाहते थे उन लोगों से जो फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, जो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे उन लोगों से, ठीक है, ताकि एक सेपरेशन हो सके, लोगों को ये मैसेज जाए कि अब ये जो लोग हैं वो आंदोलन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इनके अंदर ये ताकत है कि वो अपने आप को समाज से अलग समझ सकते हैं, जो नॉर्मल समाज वहाँ पर चल रहा था। इस भावना को व्यक्त करने के लिए कि दे आर ऑल्सो गेटिंग इन पावर, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ऐसा निश्चय किया कि उनका जो ड्रेस होगा वो डिफरेंट होगा अदर देन व्हाट यूज्ड टू बी, ठीक है। इसके बाद द जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज सेंट क्लूटोस। जो ये जैकोबिन्स थे उनको सेंट क्लूटोस के नाम से पॉपुलर हुए ये, ठीक है, विच मीन्स दोज हु विदाउट नी ब्रीचेस, ठीक है। इस सेंट क्लूटोस का मतलब होता था वैसे लोग जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं। और जो पुरुष होते थे इस सेंट क्लूटोस मेंबर के ग्रुप के,
वो एक रेड कैप भी पहना करते थे, जो रेड कैप लिबर्टी को दर्शाता था, ठीक है, आज़ादी को दर्शाता था। लेकिन वुमेन को ये अधिकार नहीं मिला हुआ था, रेड कैप पहनने का अधिकार इनको नहीं मिला था, ठीक है। जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन, ठीक है, ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पैरिजियंस हु एंगर्ड बाई शॉर्ट सप्लाईज ऑफ हाई प्राइसेज ऑफ फूड्स। और इन जैकोबिन्स ने प्लान किया था एक रिबेलियन करने का, एक रिवॉल्ट करने का, पैरिजियंस की मदद से, जो पेरिस के निवासी थे उनके मदद से। और ये लोग काफ़ी नाराज़ थे, गुस्से में थे, जो सप्लाईज़ बहुत कम थी खाद्य पदार्थों की, और की जो दाम थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे। तो इसके खिलाफ़ एक आंदोलन करने का सोचा था, एक रिवॉल्ट करने का सोचा था। और इसीलिए 10 अगस्त के सुबह में दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस, ठीक है, एक रॉयल पैलेस हुआ करता था, दिस वाज द रॉयल पैलेस, जहाँ राजा रहता था, ठीक है, दैट सिम्बलाइज द रॉयल्टी ऑफ पेरिस, है ना, एंड मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड्स एंड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेस फॉर सेवरल आवर्स, ठीक है। और इन्होंने 10 अगस्त के सुबह में ट्यूलिस के महल के ऊपर आक्रमण किया, वहाँ के गार्ड्स को मारा और राजा को वहाँ के बंदी बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर जो रॉयल फैमिली था वो कम्प्लीटली उनको क्या कर लिया गया, इम्प्रिजन कर लिया गया, उनको जेल में ले लिया गया। उसके बाद इतना करने के बाद इलेक्शंस हुए वहाँ पर, ठीक है। और इलेक्शंस में क्या हुआ, एक नया नियम बना। पिछले बार हमने पढ़ा था 1791 के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके आधार पर 25 ईयर्स एंड अबव वालों को वोट करने की अनुमति थी। लेकिन अब जो इलेक्शन होता है उसमें 21 साल के ऊपर जो थे लोग, उनको वोट करने की आज़ादी मिलती है। लेकिन इसमें सिर्फ मेन थे, वुमेन वेयर नॉट इंक्लूडेड इन दिस टू। तो ऑल मेन इसलिए लिखा है यहाँ पर, ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव गॉट द वोटिंग राइट्स एंड दिस न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन। और ये जो नया असेंबली बना था इस चुनाव के द्वारा, इसको हम लोग कन्वेंशन के नाम से जान रहे थे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए पॉइंट कि कन्वेंशन क्या था। और ये जो नया इलेक्शन होता है उसमें 21 ईयर्स एंड अबव को वोट करने का अधिकार मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किनको, तो मेन को। ओके, ऑन 21 सितंबर 1792 monarchy was abolished and France was declared a republic। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को एबोलिश कर दिया गया, कम्प्लीटली एबोलिश कर दिया। इसके पहले फ्रांस क्या था, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। लेकिन अब ये मोनार्की सिस्टम को कम्प्लीटली हटा दिया गया और फ्रांस पूरी तरह से क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, तो रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि वैसा देश, वैसा क्षेत्र जहाँ पर लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, साथ साथ जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसको भी इलेक्ट करते हैं। अब दो तरह का रिपब्लिक होता है, एक होता है आपको मोनार्की, ठीक है, उस जैसे कि आपको इंग्लैंड, ठीक है, वो भी एक रिपब्लिक देश है, ठीक है। और एक है भारत, जहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। वहाँ पे भारत में जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होते हैं, ना ही कि उसमें किसी प्रकार का कोई वंशानुगत चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये दो तरह का रिपब्लिक होता है, राइट। देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की, मतलब कि रिपब्लिक देश में कोई किसी प्रकार का कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं था। जबकि इंग्लैंड की बात अगर हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि जो वहाँ का जो किंग है या क्वीन है वही हेड होते हैं, उन्हीं की फैमिली हेड बनती है, वंशानुगत होता है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ही इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली और उनका एक टर्म होता है और वो टाइम के बाद वो हट जाते हैं, फिर से इलेक्शन होता है नए प्रेसिडेंट के लिए और लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होता है। उसके बाद फिर लुई 16 को डेथ सेंटेंस मिला, है ना, ट्रीजन के चार्ज में, मतलब देशद्रोह के चार्ज में, एंड ही वॉज फाइनली एग्जीक्यूटेड पब्लिकली ऑन 21 जनवरी 1793 एट द पैलेस डी ला कॉन्केड। And also Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after।
और जो रानी थी मैरी एंटोनेट, वो भी सेम चीज़ का शिकार होती हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांस जो है उसने वो किस तरह से वो रिपब्लिक बन गया और वहाँ का जो मोनार्की सिस्टम था वो कम्प्लीटली अबोलिश हो गया। ये जो एक पिक्चर है ये सैंट क्लूटोस का एक एग्जांपल है, सैंट क्लूटोस कपल, ठीक है। ये स्ट्रिप ट्राउजर्स, इसकी बात हो रही थी, अंडर रेड कैप, यहाँ पर ये लिबर्टी को दर्शा रहा होता है, ठीक है। वुमेन को ये नहीं मिलता था, वुमेन नहीं पहनती थी ये रेड कैप, ठीक है। इनका भी ये स्ट्रिप ट्राउजर्स है, यहाँ देख सकते हैं। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस पार्ट 3 फ्रेंच रेवोल्यूशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से फ्रांस जो है वो अपने मोनार्की सिस्टम को कम्प्लीटली एबोलिश करता है वहाँ के लोग, और एक कंप्लीट रिपब्लिक देश ये बन जाता है। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है वो हम लोग समझते हैं इसी फ्रांस के रेवोल्यूशन से, है ना। और चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक करें इसे, और कहानी आगे बढ़ेगी इस बात की गारंटी है। ये सीरीज़ अब शुरू हुआ है तो ख़त्म होगा, और कंप्लीट सीरीज़ मैं पढ़ाऊँगा, एनसीईआरटी का कंप्लीट लेक्चर होगा 9th 10th 11th 12th जो भी है, और कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जितना लेवल पे जा कर के मैं आपको दे सकूँ, देने का प्रयास करूँगा। सभी का फ़ायदा होगा, जो स्टूडेंट्स, मैंने पहले बताया, जो स्टूडेंट्स स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, सभी को लाभ मिलेगा इसका। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, अगर कहानी याद रहेगी, समझी रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।